नमस्कार। आज पूरा भारत ही नहीं विश्व भी प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप से प्रसिद्ध भारत वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जा रही है। आज 15 अक्टूबर के दिन भारत के पूर्व और सबके चहेते राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। हर साल 15 अक्टूबर को उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। इस साल डॉक्टर अब्दुल कलाम की 93वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए इस मौके पर जानते हैं कि आज एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ रोचक तथ्य। एपीजे अब्दुल कलाम से एक कार्यक्रम में किसी ने पूछा कि सर आपने आज तक शादी क्यों नहीं की। कलाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज़्यादा आसान लगता है। उस वक्त पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने शादी न करने की असल वजह भी बताई। इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर आप यह खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिसाइल मैन के नाम से पहचान रखने वाले मशहूर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का आज 93वां जन्मदिवस है। आज इसी अवसर पर मिसाइल मैन से उनकी शादी, उनकी संपत्ति, उनके कपड़े, हेयर स्टाइल और कंट्रीब्यूशन से जुड़े कई ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहला सवाल कलाम साहब से यही पूछा गया था कि कलाम साहब आपने शादी क्यों नहीं की थी। इस पर कलाम साहब का जवाब बड़ा ही अटपटा आया था। जब वह 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मिडिल क्लास मछुआरे के घर में पैदा हुए थे और कलाम साहब ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक से वो पीछे रह गए, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद कलाम साहब 29 की उम्र में डीआरडीओ और 38 की उम्र में इसरो के वैज्ञानिक बने। भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई गई। न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और फिर 31 की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस सफल जिंदगी में उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वे अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया है उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाते। भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभाई और 71 की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस सफल जिंदगी में उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वे अक्सर कहते थे अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाते। उनका मानना था कि शादी और बच्चों की वजह से व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। बाद के दिनों में वो शादी के सवाल पर जवाब देने से बचते थे। साल 2006 में जब सिंगापुर में एक बच्चे ने डॉक्टर कलाम से शादी न करने की वजह पूछी तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं कामना करता हूँ कि आप सभी को बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले। यही अक्सर कमाल साहब का जवाब होता था। कमाल साहब को आपने हमेशा से ही बीच की मांग में जरूर देखा होगा और कमाल साहब की यूनिक हेयर स्टाइल के पीछे भी कोई वजह थी। कमाल की पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा उनकी यूनिक हेयर स्टाइल भी था। वे अपने लंबे बालों को बीच से मांग निकाल कर रखते थे। वेबसाइट स्पीकिंग ट्री के मुताबिक जन्म से ही अब्दुल कलाम का एक कान आधा था। वो अपने कान को लंबे बालों से ढक कर रखते थे। उनकी हेयर स्टाइल का भी एक रोचक किस्सा है। मशहूर हेयर स्टाइल हबीब अहमद ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के दिनों की बात है। इस प्रोजेक्ट में कमाल इतने व्यस्त हो गए कि महीनों तक बाल कटवाने की फुर्सत उन्हें नहीं मिल पाई थी। लंबे बाल और नाखूनों के कारण कलाम पहली बार मेरे सैलून पहुंचे। इससे पहले वो मेरे पिता और भाई से हेयर करवाया करते थे, इसलिए वो उन्हें थोड़ा लंबा ही रखना पसंद करते थे। मैंने जो स्टाइल दिया उसे रिवर्स ग्रेजुएशन कहा जाता है। यह रॉकी स्टार और इमरान खान जैसे तेज गेंदबाजों के बीच बेहद मशहूर था। लंबे बाल माथे पर गिरते थे। उनकी सुविधा के लिए मैंने आगे से बाल स्टेप में छोटे कर दिए। ये हेयर स्टाइल उन्हें बहुत पसंद आया। तभी से कलाम साहब लंबे बालों के साथ बीच की मांग भी रखते थे। एक कलाम की बात ये भी थी कि अक्सर आपने कलाम साहब को ज़्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहनते भी देखा होगा। अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद ज़्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहनते देखा। वे एक बंद गले का सूट पहनते थे जिसका कॉलर बीच से कटा होता था।
यह सूट कलाम ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था, इसलिए इसे कलाम सूट भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को क्या पहनना है इसके लेकर कोई संवैधानिक ड्रेस कोड नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए भारतीय पोशाक पहननी होती है। इसमें शेरवानी और बंद गला मुख्य रूप से माना जाता है। शुरुआत से ही सभी राष्ट्रपति भारतीय पोशाक पहनने की परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं। ऐसा दावा है कि 20 सालों तक अब्दुल कलाम के लिए कपड़े सिलने वाले करोल बाग निवासी अमन जैन, जो कलाम साहब के कपड़े सिला करते थे, जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो बताया जाता है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। कलाम ने मुझसे कहा उन्हें बंद गला पहनना है, लेकिन बंद गले में उनका दम घुटता है, क्या वो इसका कोई अच्छा विकल्प दे सकते हैं। तब अमन ने उनके लिए एक सूट तैयार किया। यह सूट बंद गले जैसा ही था, उसमें कॉलर के बीच से हटा दिया गया था। यह सूट कलाम को पसंद आया, इसके बाद वे हमेशा से यही सूट पहनने लगे। बाद में यह सूट कलाम के सूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब कलाम साहब का निधन हुआ तब उनके पास कलाम के लिए 3 सूट बनाने का ऑर्डर था, जिसे वे डिलीवर नहीं कर पाए थे। अब्दुल कलाम ने अकादमिक शिक्षा केवल स्नातक तक ही हासिल की थी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिक में स्नातक की उपाधि दी। इसके बाद किसी भी विषय में एकेडमिक डायरेक्टर की डिग्री नहीं ली थी। हालांकि कलाम को 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने 40 से ज़्यादा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। इनमें डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जैसी डिग्रियां शामिल है। अलग अलग क्षेत्रों में उनके कामों की वजह से मानद डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। भारत सहित ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा, स्कॉटलैंड जैसे देशों में मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां दी। अब मृत्यु के बाद एक सवाल ज़रूर उठता है कि कलाम की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या हुआ होगा। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग के एक कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट के कारण कलाम साहब का निधन हुआ। उनके पूर्व सलाहकार वी पोनराज ने बताया कि बेंगलुरु में उनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने दान कर दी थी। पिता ने उनके नाम जो घर छोड़ा था वो भी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया था। कलाम की निधन के समय पर उनके पास सिर्फ 250 किताबें, एक हाथ में घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउज़र, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। उनके पास कार, टीवी, यहाँ तक अपना फ्रिज भी नहीं था। उनके रोज़मर्रा के घर सरकारी पेंशन और किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसों से चलते थे। उनके पास कितनी सेविंग्स थी इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। डॉक्टर कलाम अपने पीछे कोई वसीयत भी नहीं छोड़ कर गए। सभी को पता कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से लोग जानते थे। डॉक्टर कलाम एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हें रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। उनकी ये एक्सपर्टीज भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत काम आई। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के डेवलपमेंट का नेतृत्व कमाल ने किया था। यह भारत के अंतरिक्ष में पहली बड़ी सफलता थी। 1983 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के तहत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस प्रोग्राम के अंदर कई मिसाइलों का विकास किया गया। अगली मिसाइल माध्यम से लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नाग मिसाइल टैंक भेदी मिसाइल। इस कार्यक्रम की सफलता ने भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में मजबूती दी और कलाम साहब को मिसाइल मैन कहा जाने लगा। क्या आपको पता है कि परमाणु बम के सफल परीक्षण में डॉक्टर अब्दुल कलाम का क्या योगदान रहा। मई 1998 की बात है जब भारत ने पोखरण 2 प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र थे। वे DRDO के सेक्रेटरी भी थे। प्रोजेक्ट की सफलता में डॉक्टर कलाम ने राजनीतिक के साथ साथ तकनीकी रूप से भी योगदान दिया था। टेस्टिंग फेज के दौरान वे राजगोपाल चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कलाम ने देश के हृदय रोगियों के लिए हैदराबाद में मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बी
सोमा राजू के साथ मिलकर एक कोरोनरी स्टेंट तैयार किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। मेडिकल बाजार और बड़े अस्पतालों में इस स्टेंट की कीमत 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक थी, जो घटकर 10,000 रुपए तक आ गई। कलाम राजू स्टेंट के नाम से मशहूर यह स्टेंट पहला स्टेंट था जो भारत में बनाया गया था। इसे भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में बनाया गया। कलाम साहब ने बतौर भारत के राष्ट्रपति क्या कुछ अलग किया और क्या कुछ नया लोकसभा और राज्यसभा को दिया। लोकसभा और राज्यसभा के पास होकर आए किसी भी बिल को वापस लोकसभा भेजने वाले कलाम पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होते हैं कि वे पुनर्विचार के लिए कोई भी बिल भेज सकते हैं, लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। डॉक्टर कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस भेज दिया था। वो इसे अपने कार्यकाल का सबसे मुश्किल फैसला मानते थे। बिल सरकारी पदों पर बैठे लोगों को संसद सदस्यता देने पर रोक न लगाने से संबंधित था। हालांकि इसके बाद लोकसभा ने दोबारा इसे पास करके भेजा। अपने कार्यकाल में कलाम ने 28 में से सिर्फ 2 मृत्युदंड दिए। दया याचिकाओं पर एक्शन लिया। एक बलात्कारी धनंजय चटर्जी की याचिका खारिज की। इसके बाद उसे फांसी हो गई थी। दूसरी, अपनी पत्नी और बच्चों का मर्डर करने वाले आरोपी की दया याचिका मान ली। मृत्युदंड को लेकर कलाम कहते थे, राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए मृत्युदंड की पुष्टि में मुद्दे पर निर्णय लेना सबसे मुश्किल था। चाचा नेहरू के बाद बच्चों को इतना पसंद क्यों करते थे कलाम साहब? डॉक्टर कलाम बच्चों के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। बच्चों को भी कलाम से काफ़ी लगाव था। भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने उनसे फिर से पूछ लिया, आपको बच्चे इतने पसंद क्यों हैं? उनके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा, आपके पास सपने सवाल करने वाला दिमाग है, साथ ही आपकी मासूमियत, जिज्ञासा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और देश को महान बनाने की चिंता के चलते ही आप बच्चे मुझे बहुत पसंद आते हो। ऐसे थे विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें विश्व आज उनकी जयंती पर याद कर भावुक हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर यह खबर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो अब X बन चुका है। News14_today ये हमारा ट्विटर हैंडल है। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।